कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सख्त और डरावनी जेल से, जहां बरसों से मैरी नाम का एक कैदी बंद पड़ा हुआ था। उसे उम्र भर की कैद की सजा सुनाई गई थी, यानी अब उसकी बाकी की पूरी जिंदगी इन्हीं सलाखों के पीछे कटनी थी। लंबे अरसे तक उसने खुद को इस अंधेरे में ढाल भी लिया था और सारी उम्मीदें दिल के किसी कोने में दफन कर दी थीं। मगर एक रोज अचानक उसकी बेटी की एक बुरी खबर उस तक पहुंची और उसकी दुनिया एक झटके में हिल गई। जेल के अंदर मैरी की जिंदगी एक तयशुदा तरीके से चला करती थी। सुबह का उठना, खाना, काम और फिर रात को कोठरी में बंद हो जाना। बरसों के इस पत्थर जैसे सन्नाटे में उसने बोलना भी कम कर दिया था। उसकी आंखें अक्सर छत को घूरा करती थीं और उसकी आवाज अंदर ही अंदर बुझ चुकी थी। अब वो बस एक जिस्म बन गया था जिसके अंदर की रूह ने बहुत पहले हार मान ली थी। बाहर की दुनिया की खिड़की कभी की बंद हो चुकी थी। एक दिन उसके साथ रहने वाले कैदी की सजा पूरी हो जाती है और वो पहरेदारों के इशारे पर अपना सामान बांधकर हमेशा के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी जगह पर एक नया नौजवान लड़का लाकर बिठा दिया जाता है जिसका नाम लेसी होता है। वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है और कोठरी के हर कोने पर हैरत भरी नजर डाल रहा है। मैरी उसकी तरफ देखता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। ना कोई सवाल, ना कोई परिचय। थोड़ी देर बाद पहरेदार आकर मैरी को एक पुराना खत थमा जाते हैं। ये खत उसकी बेटी की तरफ से आया था जिसे उसने 14 लंबे बरसों में पहली बार देखा था। बरसों तक उसने कई बार कलम उठाई थी और अपनी बेटी को खत लिखे थे, मगर एक भी जवाब आज तक नहीं मिला था। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो एक कोने में जाकर धीरे से लिफाफा खोलता है। कागज खोलते ही उसकी आंखें भर आती हैं और कमरे की हर आवाज जैसे धीमी पड़ जाती है। खत में लिखा हुआ था कि उसकी बेटी नशे की ज्यादा मात्रा लेने की वजह से बहुत बुरी हालत में है और उसकी जान पर बन आई है। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं। ये खबर पढ़ते ही मैरी अंदर से चूर चूर हो गया। अपनी बेटी वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। बरसों तक उसे इसी उम्मीद ने जिंदा रखा हुआ था कि एक दिन उससे मिलेगा और अब वो उम्मीद ही खतरे में पड़ी हुई थी। उसने ठान लिया कि हर हाल में यहाँ से निकलेगा। अगले कुछ दिनों तक मैरी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रही कि इस पत्थर के किले से बाहर कैसे निकला जाए, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़े। कोई भी खतरा अब उसके लिए बड़ा नहीं था। वो हर कोने पर नजर दौड़ाने लगा, हर पहरेदार की चाल परखने लगा, हर दरवाजे और हर खिड़की को अपनी आंखों में उतारने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के हर कदम की टोह ले रहा हो। उसकी सोच के पहिए तेजी से घूमने लगे। इसी सोच में डूबा मैरी एक दिन कपड़े धोने वाले कमरे में जाता है जहां बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थीं। कपड़े निकालते हुए उसकी नजर एक कोने पर पड़ी जहां ऊपर से एक मोटा सा पानी का पाइप निकला हुआ था। वो थोड़ी देर उसे गौर से देखता रहा और उसके दिमाग में एक चिंगारी सी कौंधी। उसने अपने अंदाजे से समझ लिया कि इसी रास्ते से नीचे उतरकर बाहर की तरफ भागा जा सकता है। यही वो कमजोर कड़ी थी जिसकी उसे तलाश थी। मैरी को अच्छी तरह मालूम था कि अकेले इतना बड़ा काम करना नामुमकिन है, इसलिए वो सीधा अपने पुराने भरोसेमंद साथी प्रॉपर के पास पहुंचा। प्रॉपर बरसों से इसी जेल में था और अंदर के हर रास्ते को अच्छी तरह जानता था। मैरी ने बिना कोई बात छुपाए अपना पूरा मंसूबा उसके सामने रख दिया और भर्राई आवाज में कहा कि उसकी बेटी का दिल पहले भी 2 बार बंद पड़ चुका है और अब वक्त बहुत कम बचा है। वो हर हाल में उसके पास पहुंचना चाहता है। प्रॉपर उसकी बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया और सोच में डूब गया। उसने साफ शब्दों में समझाया कि उसका ये मंसूबा सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। रास्ते में एक बहुत मोटी लोहे की दीवार आती है जिसे किसी एक इंसान का काटना नामुमकिन है। 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैरी ने पूछा कि क्या वो साथ देगा, तो प्रॉपर कुछ पल सोचता रहा। फिर आखिरकार अपनी दोस्ती की खातिर उसने हामी भर दी, मगर एक शर्त रखी कि इस काम के लिए एक और शख्स की मदद लेनी होगी। उसका नाम लेनी था, जो जेल का सबसे खतरनाक मुक्केबाज था और अगर वो चाहे तो पहाड़ भी हिला सकता था। उसी दिन फ्रैंक बिना वक्त गंवाए सीधा लेनी के पास पहुंच गया। लेनी अंदर ही अंदर आग बबूला बैठा था। असल में कुछ ही दिनों में उसकी सजा खत्म होने वाली थी, मगर एक दूसरे कैदी को उसने बुरी तरह पीट दिया था, जिसकी वजह से उसकी सजा और बढ़ा दी गई थी। फ्रैंक ने उसके सामने अपनी पूरी योजना खोल कर रख दी। लेनी को इसमें अपना फायदा दिखा क्योंकि उसे भी बड़े अफसर से अपना पुराना हिसाब चुकाना था। उसने हामी भर दी और 3 साथियों की टोली बन गई। तीनों साथी एक जगह इकट्ठा होकर एक पुराने खेल के पत्थर बिछाकर बैठ गए। ऊपर से देखने पर लगता कि वो सिर्फ खेल रहे हैं, मगर असल में इसी के पर्दे में वो अपनी योजना का हर कोना पक्का कर रहे थे। फ्रैंक ने समझाया कि अगर सीधे कपड़े धोने वाले कमरे से भागने की कोशिश की तो हर पहरेदार को खबर हो जाएगी और वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए उन्हें उस कमरे तक किसी और चोर रास्ते से पहुंचना होगा और उसकी नजर में ऐसा ही एक रास्ता पहले से मौजूद था।
फ्रैंक ने आगे बताया कि उस रोज जब वो उस इबादत वाली जगह पर बैठा था तो उसकी नजर वहां की एक पुरानी लकड़ी की दीवार पर पड़ी थी, जो बरसों पुरानी होने की वजह से अंदर से कमजोर पड़ चुकी थी। इस दीवार को तोड़कर वो सीधे नीचे के गंदे पानी के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। मगर लेनी ने चिंता जताई कि अगर पहरेदार के सामने वो लोग बार बार इबादत वाली जगह पर जाएंगे तो उसे शक हो जाएगा और सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मगर फ्रैंक कोई मामूली कैदी नहीं था। अपनी आधी उम्र यहीं गुजार कर वो चालाकियों का उस्ताद बन चुका था। उसने चुपके से एक कपड़े की छोटी सी थैली लेनी के हाथ में रख दी। लेनी ने जब उसे खोला तो अंदर आटा भरा हुआ था और उसी आटे पर उस इबादत वाली जगह की चाबी का साफ निशान बना हुआ था। फ्रैंक ने बड़ी होशियारी से चाबी को आटे पर दबाकर उसकी शक्ल उतार ली थी। ये देखकर लेनी हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे तेज है। अब फ्रैंक ने अगली मुश्किल सामने रखी कि आखिर मशीन के लोहे वाले जालीदार सुराख को कैसे काटा जाए, क्योंकि वो सख्त लोहे का बना हुआ है और हाथ से खोलना नामुमकिन है। लेनी ने आगे बढ़कर कहा कि लोहे के कुछ नुकीले टुकड़े वो जुगाड़ लेगा, मगर उन्हें एक और खास चीज चाहिए जो इस लोहे को काट सके, और वो थी एक हीरे की छोटी सी कनी, क्योंकि हीरा सबसे सख्त चीज मानी जाती है और वही उस लोहे को आसानी से काट सकती है। फ्रैंक ने माथा पीट लिया कि आखिर इस बंद जेल के अंदर हीरा कहां से लाया जाए, मगर लेनी ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसका तोड़ भी उसके पास मौजूद है। जेल में उसी की जोड़ का एक और मुक्केबाज है जिसके एक दांत में एक चमकता हुआ हीरा जड़ा हुआ है। वो भी अपनी कोठरी का सरगना है, क्योंकि यहाँ का दस्तूर था कि जो सबसे ज्यादा मार सहे और जीत जाए वो कोठरी का बड़ा बन जाता था। इसीलिए उन दोनों में अच्छा खासा मुकाबला जमने वाला था। लेनी ने कहा कि मुकाबले के दौरान वो ऐसा वार करेगा कि उस दांत को उखाड़ ले और चोरी छुपे उसे उठाकर अपने पास रख लेगा। उसी रात लेनी ने अंधेरा होने का इंतजार किया। जैसे ही पूरी जेल की बत्तियां बुझीं, उसने अपनी कोठरी की एक पुरानी लोहे की सलाख तोड़ी और एक तस्वीर के फ्रेम से भी एक टुकड़ा निकाल लिया। दोनों को जोड़कर उसने एक मजबूत छड़ बना ली, जिससे वो जालीदार सुराख को काटने का काम करेगा, मगर उसमें एक हीरे की कनी भी लगानी बाकी थी। दूसरी तरफ फ्रैंक ने सीधा उस हीरे वाले मुक्केबाज की कोठरी पर दस्तक दी जिसका नाम टून था, और उसने लेनी की तरफ से खुला मुकाबले का चैलेंज दे डाला। अब तीनों साथियों की योजना पक्की हो चुकी थी। ब्रोडी ने खेल के पत्थरों को बिछाकर उन्हें एक नक्शा बनाकर दिखाया। उनका रास्ता मशीन के सुराख से शुरू होगा, फिर गंदे पानी की सुरंग तक पहुंचेगा, फिर एक बहती हुई नदी को पार करना होगा और आखिर में उन्हें रेल की पटरी तक पहुंचना होगा, जहां से आजादी की मंजिल शुरू होती थी। ब्रोडी ने एक बहुत ही भारी बात कही कि उन्हें हर हाल में सुबह 5 बजे से पहले उस रेल की पटरी को पार करना होगा, वरना उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि उसके ठीक बाद पटरी में एक जबरदस्त बिजली की तेज लहर छोड़ दी जाती है जिसमें बच पाना नामुमकिन है। मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि 3 रोज के बाद वो इस अजाब से आजाद हो जाएंगे। मगर छत के ऊपर से टोनी ने ये सारी बातचीत चोरी से सुन ली थी। इसके बाद लेनी उस मुक्केबाज से भिड़ने के लिए मैदान में उतर आया। सामने वाले का चेहरा देखकर साफ लगता था कि वो किसी दैत्य से कम नहीं है। सारे कैदी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और जोर जोर से उसका नाम लेकर उसे बढ़ावा देने लगे। मुकाबला शुरू हुआ। लेनी ने 2 घूंसे मारे, मगर सामने वाले ने ऐसा भारी वार किया कि लेनी जमीन पर लुढ़क गया। मगर ये लेनी की आजादी का आखिरी मौका था, इसलिए उसने अपनी बची हुई पूरी हिम्मत जुटाकर खुद को उठाया। उठते ही लेनी ने अपने पूरे जिस्म की ताकत एक ही घूंसे में भर दी और सामने वाले के मुंह पर इतनी जोर से वार किया कि उसका हीरे वाला दांत उखड़कर सीधा जमीन पर आ गिरा। किसी और की नजर पड़ने से पहले लेनी ने वो दांत झपट कर छुपा लिया। फिर उसने चालाकी से बेहोश होने का ढोंग किया ताकि आगे और मार न खानी पड़े। पहरेदार आए और उसे उठाकर एक तरफ ले गए। उसी रात अपनी कोठरी में लेनी ने चुपके से वो हीरे की कनी लोहे की छड़ पर जमा दी। अब उनकी छड़ एक जबरदस्त धार वाला औजार बन चुकी थी। अगले रोज जब फ्रैंक नहाने के लिए गया तो टोनी उसके करीब आया और सीधा कह दिया कि उसे उनकी पूरी योजना मालूम है। वो जानता है कि तीनों मिलकर भागने की तैयारी में हैं, और अगर वो चुप रहना चाहते हैं तो टोनी को 1 किलो नशीला माल पहुंचाना होगा, वरना वो सारी बात बड़े अफसर के कानों तक पहुंचा देगा। फ्रैंक ने भागकर अपने साथियों को ये बात बताई। अब उनके सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। वो टोनी को खत्म भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जेल के सबसे खतरनाक कैदी रजा का सगा भाई था। अगर उन्होंने उसे हाथ भी लगाया तो रजा उनकी बोटी बोटी अलग कर देगा। फ्रैंक ने भारी दिल से कहा कि उनके पास वक्त कम है और अब उन्हें विव बतिस्ता नाम के एक और कैदी की मदद लेनी होगी। बतिस्ता चोरी छिपे बड़े अफसर के लिए काम करता था और नशीले माल का पूरा कारोबार वहीं चलाता था। उसका बनाया हुआ माल बहुत महंगा था,
जिसे आम कैदी नहीं खरीद पाते थे। यही वजह थी कि टोनी उनसे मुफ्त में माल हासिल करना चाहता था। फ्रैंक सीधा बतिस्ता के पास पहुंचा और उसे भी अपनी योजना में शामिल कर लिया, इस शर्त पर कि वो उन्हें एक पूरी पुड़िया बनाकर देगा। बतिस्ता तुरंत मान गया, मगर उसे ये अच्छी तरह मालूम था कि टोनी लालच में इतना डूबा हुआ है कि माल लेने के बाद भी वो शायद उनकी योजना बड़े अफसर तक पहुंचा ही दे। इसलिए उसने चालाकी से उस पुड़िया में एक खतरनाक जहर मिलाकर तैयार कर दिया। उसी रात बतिस्ता ने एक किताब देने के बहाने वो पुड़िया फ्रैंक की कोठरी में उछाल दी। थोड़ी देर बाद टोनी अपने एक साथी के साथ माल लेने आ पहुंचा। फ्रैंक ने उसे टोका कि उसे अकेले आना था, क्योंकि अगर बात फैली तो सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मगर टोनी ने बड़े रूखे लहजे में कहा कि पुड़िया चुपचाप हाथ में थमा दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फ्रैंक ने मन मारकर उसके हाथ में पुड़िया रख दी, मगर टोनी की नीयत यहीं खत्म नहीं हुई। जाते जाते टोनी ने लेसी के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, क्योंकि पहले दिन से ही उसकी बुरी नजर लेसी पर टिकी हुई थी। मगर लेसी कोई कमजोर बंदा नहीं था। उसने पास पड़ी एक भारी सी कुर्सी उठाई और टोनी के सर पर एक के बाद एक कई जोरदार वार की। ये देखते ही टोनी का साथी पुड़िया लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब लेसी टोनी को छोड़ने वाला नहीं था। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और उसे उसके मुंह में ठूंस कर उसकी जान लेने पर उतर आया। ठीक उसी पल फ्रैंक ने बीच में आकर लेसी को रोक लिया। उस मार से टोनी का जिस्म बुरी तरह टूट चुका था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अचानक उसका पैर फिसल गया। वो सीधा सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया और नीचे पहुंचते ही वहीं उसकी जान चली गई। उधर टोनी का वो साथी लालच में आकर पूरी पुड़िया का माल अकेला ही खा गया और जहर की वजह से थोड़ी ही देर में वो भी दम तोड़ बैठा। टोनी की मौत की खबर मिलते ही पूरी जेल में खतरे की घंटियां बजने लगीं। फ्रैंक ने बिना वक्त गंवाए अपनी कोठरी में फैला खून पोंछ डाला, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि रजा हर हाल में यहाँ आकर पूछताछ करेगा। उधर पहरेदारों ने लेसी को उठाकर एक बहुत अंधेरी अकेली कोठरी में डाल दिया। जैसे ही रजा को पता चला कि उसके भाई की मौत के पीछे फ्रैंक का भी हाथ है, वो सीधा उसकी कोठरी पर पहुंच गया। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। रजा ने ठंडी आवाज में कहा कि अगर उसने सच उगल दिया तो वो उसकी जान बख्श देगा। पहले तो फ्रैंक ने कुछ बहाने बनाए, मगर वो जानता था कि रजा उसे यूं नहीं छोड़ेगा। आखिरकार उसने सारी हकीकत बयान कर दी कि टोनी खुद लेसी के साथ बदसलूकी कर रहा था, इसलिए लेसी ने पलटवार किया था। ये सुनते ही रजा के अंदर लेसी के लिए बदले की आग भड़क उठी। उसने हुक्म दिया कि जैसे ही लेसी उस अंधेरी कोठरी से छूटे, उसे सीधा उसकी कोठरी में लाकर पेश किया जाए। असल में रजा का इरादा था कि लेसी को अपनी कोठरी में ही खत्म कर दे, ताकि अपने भाई की मौत का बदला ले सके। इधर तीनों साथी अपने अपने हिस्से के काम में जुट गए। ब्रोडी ने अंधेरे में काम आने वाली मोमबत्तियां तैयार कर लीं। लेनी ने चोरी छुपे एक हथौड़ा और एक पेच कसने वाला औजार जुटा लिया और दोनों ने ये सारा सामान कपड़ों में लपेटकर छुपा दिया। जब बत्तिस्ता कपड़े इकट्ठा करने आया तो उन्होंने चालाकी से ये कपड़े उसकी टोकरी में डाल दिए। बत्तिस्ता वो टोकरी ऊपर ले गया और वहां से सारे कपड़ों को कपड़े धोने वाले कमरे में फेंक दिया, क्योंकि उस कमरे के अंदर फ्रैंक के अलावा किसी और कैदी को जाने की इजाजत नहीं थी। वो कपड़े सीधे फ्रैंक की टोकरी में जा गिरे। फ्रैंक ने वो सारा सामान उठाया और कमरे के एक कोने में अच्छी तरह से छुपा दिया, क्योंकि आज ही रात उन्हें यहाँ से निकलना था और ये सारे औजार बहुत काम आने वाले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही फ्रैंक ने पूरा सामान छुपाकर ऊपर वापस आना चाहा, तभी एक पहरेदार ने पीछे से उसे आवाज लगाई। फ्रैंक की जान हलक में आ गई। उसे लगा कि अब उसकी योजना का पर्दाफाश हो जाएगा, मगर पहरेदार के पास पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि कोई उससे मिलने आया है। असल में उसकी पत्नी उससे मिलने आई थी और उसने भारी आवाज में एक ऐसी खबर सुनाई कि फ्रैंक की दुनिया ही उजड़ गई। उसकी बच्ची पिछली रात ही इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। ये सुनते ही फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके लिए वो जान की बाजी लगाकर भागने की तैयारी कर रहा था। अब वो इस दुनिया में थी ही नहीं। उसके अंदर सब कुछ बुझ गया और उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी बाकी की उम्र इसी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजार देगा। उसी दिन लेसी को उस अंधेरी कोठरी से रिहा किया गया और वो सीधा अपनी पुरानी कोठरी में लौट आया। फ्रैंक ने उसे बुलाकर रजा के इरादे के बारे में बता दिया। फ्रैंक ने अपनी बच्ची की एक पुरानी तस्वीर लेसी के हाथ में थमाई और उसे बताया कि इबादत वाली जगह के एक कमरे में एक सुराख खुलेगा, जहां बत्तिस्ता और लेनी उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने कहा कि उसकी अपनी बच्ची तो अब रही नहीं, इसलिए भागने का कोई मकसद नहीं बचा। वो अपनी जगह लेसी को भेजना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि रजा हर हाल में लेसी की जान ले लेगा। अपने साथी को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार था। उसी रात जैसे ही पहरेदार ने इबादत वाली जगह का ताला लगाकर ऊपर की तरफ रुख किया, लेनी ने वहां आकर अपने साथियों को आवाज दी, जो सफाई के बहाने वहीं आसपास मौजूद थे। मौका देखकर लेनी ने अपने बालों में छुपाकर रखी हुई चाबी की उतारी हुई शक्ल निकाली और दरवाजा खोल दिया। तीनों उसी कमरे में पहुंचे जिसका जिक्र फ्रैंक ने किया था
और फौरन उस पुरानी कमजोर लकड़ी की दीवार पर वार करना शुरू किया। कुछ ही देर में दीवार में एक बड़ा सा सुराख बन गया। तीनों साथी नीचे उतरे और जैसे ही लेनी ने मशीन के जालीदार सुराख पर अपनी हीरे वाली छड़ चलाई, कुछ ही देर में उसने बीच से उसे काट डाला। एक एक करके वो सारे उस पार निकल गए और आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक गहरा कुआं आ गया जिसे पार करना जरूरी था। तभी ऊपर बादल गरजे और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे सारा माहौल भयानक बन गया। बड़ी मशक्कत के बाद वो सब कुएं में उतरने में कामयाब हो गए। नीचे पहुंचकर उनके सामने एक मजबूती से बंद दरवाजा आ खड़ा हुआ, जिसे खोलने में उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो एक लंबी सुरंग में दाखिल हो गए। इसी बीच ब्रोडी ने वो मोमबत्तियां जलाईं जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। हर एक ने एक मोमबत्ती अपने हाथ में थामी और वो तेजी से रेल की पटरी की तरफ भागने लगे। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि सामने एक ठोस दीवार आ गई। ये देखते ही लेनी का सब्र टूट गया। उसे लगा कि पूरी योजना बर्बाद हो गई है और वो लेसी पर बरस पड़ा, क्योंकि वो शुरू से इस योजना का हिस्सा नहीं था। जब लेनी ने गुस्से में एक जोरदार घूंसा दीवार पर दे मारा तो एक बड़ा सा पत्थर टूटकर नीचे आ गिरा। ये देखकर सबकी आंखों में एक नई चमक आई। उन्होंने समझ लिया कि पानी की सीलन ने इस दीवार को अंदर से कमजोर कर दिया है और अब मिलजुल कर इसे तोड़ा जा सकता है। सब जुट गए, सब मिलकर उस दीवार को खोदने लगे और थोड़ी ही देर में एक सुरंग नुमा सुराख बन गया। मगर आगे रास्ता अब भी बंद था, इसलिए ब्रोडी अंदर घुसा और खुदाई का काम आगे बढ़ाने लगा। तभी अचानक ऊपर की मिट्टी भरभरा कर नीचे आ गिरी और ब्रोडी उसके नीचे दब गया। फ्रैंक बिना एक पल गंवाए अंदर घुसा और पूरी ताकत से पत्थर हटाकर उसे बाहर खींच निकाला, मगर तब तक ब्रोडी बेहोश हो चुका था। बाकी तीनों उसे उठाकर आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर एक बड़ा दरवाजा आया। वो दरवाजा मजबूती से बंद था और उसे बिना चाबी के खोलना नामुमकिन था। तभी फ्रैंक की नजर एक तरफ बने छोटे से रास्ते पर पड़ी जो गनीमत से खुला हुआ था। वो सारे उस रास्ते से बाहर निकले और सामने की दूरी पर उन्हें रेल की पटरी दिखाई दे गई। मगर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि ब्रोडी की सांसें रुक चुकी हैं। वो अपनी जान गंवा चुका था। न चाहते हुए भी उन्हें उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। अब उनके पास बस 1 घंटा बचा था। वो तेजी से भागते हुए आगे बढ़े और दौड़ते दौड़ते उसी नदी में जा गिरे जिसका जिक्र ब्रोडी ने पहले किया था। जान की परवाह किए बगैर उन्होंने पूरी ताकत लगाकर तैरना शुरू किया और किसी तरह किनारे तक पहुंच ही गए। दूसरी तरफ पहुंचते ही सामने उन्हें रेल की पटरी नजर आ गई और वो दौड़ते हुए उस पर चढ़ने लगे। मगर तभी बत्तिस्ता का पैर पटरी के 2 लकड़ी के टुकड़ों के बीच बुरी तरह फंस गया और उसने चीख कर मदद मांगी। सब लोग रुक गए। लेनी ने पूरी जान लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, मगर पैर टस से मस नहीं हुआ। तभी दूर से एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी आवाज सुनकर सबके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। ठीक उसी नाजुक पल में लेसी और फ्रैंक ने पीछे हटने का फैसला किया, मगर लेनी अपने साथी को छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। अगले ही पल रेलगाड़ी उन दोनों को अपने नीचे रौंदती हुई आगे निकल गई। अब सिर्फ फ्रैंक और लेसी बचे थे। दोनों ने आगे देखा तो एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। वो पूरी ताकत से उसी तरफ भागे और थोड़ी देर में एक रेल के ठिकाने पर जा पहुंचे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिरकार वो जेल की 4 दीवारी से आजाद हो चुके थे। फ्रैंक और लेसी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले। लेसी ने फ्रैंक को गले लगाकर विदा ली और अपने परिवार की तरफ भाग निकला। फ्रैंक भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसका दिल आजादी की खुशी से भरा हुआ था, जैसे उड़ान भरने वाला हो। मगर तभी एक तेज चुभन उसके सीने में उठी और पर्दा हिलकर सच्चाई सामने आ गई। असल में फ्रैंक कहीं भी नहीं भाग रहा था। वो अब भी उसी जेल में रजा की कोठरी के अंदर मौजूद था। उसने लेसी को अपनी जगह भागने के लिए भेज दिया था और खुद रजा के सामने चला आया था। बस अपने साथियों को बचाने के लिए। वो चुभन असल में रजा के चाकू की थी। आखिरी लम्हों में उसे अपनी बच्ची नदी के किनारे दिखी। वो दौड़कर उसके सीने से लग गई और फ्रैंक की सांसें वहीं थम गईं।